to the new video. We are starting page number 10 of new NCERT class 9. So, in the previous video you have seen that Robert Hooke has discovered the cell in 1665 using cork, and he discovered it by the self-designed microscope. So, he has designed the microscope by himself. Then what was the magnification power of that microscope? मतलब कितना zoom out कर सकता था वो चीज़ों को 200 to 300 times. And he observed that there was a small compartments and he named them as a cell. तो microscopes जो हैं हमारे लैब्स में भी यूज़ होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप में हम अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर में चीज़ों को देख सकते हैं. 10x 10 times larger दिखेगा, 40x 40 times larger दिखेगा. I have made a short video in that you will be going to study about the detail all the parts of microscope and their function. So please go and watch that short video to study the microscope function and parts. You will be able to learn it in 1 minute. So here it is written, explore different parts of microscope in your school lab. In our school, this microscopes are only used. Mostly this is only used. And when you go to higher universities and all for higher education, then they are using electron microscope. Okay. So that is very advanced one. That has a good magnification power also. We will be able to find and observe the different structures using the microscope. Let us estimate the size of a cell. Now we will find out what is the size of the cell. एक cell का size कितना होगा? You have to take a transparent ruler with a millimeter marking. ऐसी ruler लेना है जिसमें mm वाली marking हो, और आप ruler को place करेंगे माइक्रोस्कोप के स्टेज पे. माइक्रोस्कोप का स्टेज मतलब ये वाला पार्ट माइक्रोस्कोप का आप देख सकते हैं जहाँ स्टेज लेबलिंग है. बेसिकली स्टेज वो एरिया होता है जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, और बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है. आप अगर सही से समझें तो जहाँ हम स्लाइड को प्लेस करते हैं उस एरिया को हम स्टेज कहते हैं. तो आपको रूलर को रखना है और उसको एडजस्ट, अपनी नोक को ऐसे एडजस्ट करना है कि जब आप उसको आई पीस से देखो माइक्रोस्कोप को, ये जो आई पीस है, जब आप इससे ऑब्जर्व करो तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो किस ऑब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, उसके रूलर के मार्किंग पे फोकस होना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस रूलर की मार्किंग शो करेगा, वहाँ से आप आई पीस से वो विजिबल हो जाएगा आपको. उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करो कि जो डायामीटर है, वो जो सर्कल होगा जिसमें से ये चीज़ें विजिबल होती हैं, उस सर्कल का डायामीटर कितना है. ठीक है, फिर उस डायामीटर को आप माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करिए. नैनोमीटर में आपको क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि सारी जितनी भी हम छोटी यूनिट्स को मेज़र करते हैं वो नैनोमीटर में मेज़र होती है. तो आपको क्या करना है, डायामीटर को माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है. उसके लिए जो भी आपकी डायामीटर हो, सपोज आपकी डायामीटर 5 है, 6 है, 8 है, जो भी है, ठीक है, 2 है, 3 है, तो आप उसको 1000 से इंटू कर देंगे तो वो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. रूलर को रिमूव करिए. रूलर को रिमूव करने के बाद अब आपको इस स्टेज में इस ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे क्या रखना है, ऑनियन पील की स्लाइड रखना है. ऑनियन पील की स्लाइड रखने के बाद परमानेंट स्लाइड भी आती है ना, और टेम्परेरी स्लाइड्स भी होती है जो हम तुरंत बनाते हैं, टेम्परेरी स्लाइड्स. और परमानेंट स्लाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, बनी हुई रहती है, वो लंबे समय तक चलती हैं. फिर आपको उसको फोकस करना है माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में फोकस करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसमें काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ सेल्स. उस इतने एरिया में जितना आपने डायामीटर लिया, उतने डायामीटर में कितने नंबर ऑफ सेल्स थे. नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल्स इन अ डायामीटर. मान लीजिए आपकी डायामीटर 5 mm आई है, 5 मिलीमीटर.
5 मिलीमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 माइक्रोमीटर आ जाएगा। फिर 5000 माइक्रोमीटर ये आपकी डायामीटर है, और हो सकता है इतने में आपको 2000 सेल्स दिखे हों, तो आप 5000 माइक्रोमीटर को 2000 मतलब नंबर ऑफ सेल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके क्या निकल आएगा, एक सेल का एस्टिमेटेड साइज निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज 25 सेल्स हैं अपने डायामीटर में, तो आप 5000 डायामीटर से 25 को डिवाइड करेंगे तो 200 माइक्रोमीटर एक सिंगल सेल की जो साइज है वो आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल मैग्नीफिकेशन जो माइक्रोस्कोप का है वो किस पर डिपेंड करता है कि आई पीस कितना मैग्नीफाई कर सकती है और ऑब्जेक्टिव लेंस कितना मैग्नीफाई कर सकता है। एक्चुअली मैग्नीफिकेशन दोनों मिलके करते हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो अगर आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 10 है, 10x है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी एक मैग्नीफिकेशन पावर 10x है, तो दो हमारे जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर हो जाएगी 100x। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों लेंस एक साथ काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों के थ्रू जब आप आंख लगाएंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में जब आंख एडजस्ट करेंगे, अपनी आई रखेंगे, तो आपको आई लेंस के थ्रू होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ही चीज़ें दिखेगी। मतलब यहाँ पे दो लेंस काम कर रहे हैं, इस वजह से जो मैग्नीफिकेशन पावर है माइक्रोस्कोप की, वो मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो दोनों के कैलकुलेशन से निकाली जाती है ना। तो अगर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन मतलब मान लीजिए हमको निकालनी है पावर, और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 20 है और हमारे आई लेंस की पावर 20 है, तो 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, Thus, a microscope allows us to see the very, very small structures also, and we are able to study those small structure. That is why it is a very important tool for studying the things. ठीक है, और 3 मेन फीचर्स है हमारे माइक्रोस्कोप के। सबसे पहला फीचर है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब कितनी क्लियरिटी, आपको जिस चीज़ को जितनी क्लियरिटी से देखना है आप उतने रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है रिजोल्यूशन। दूसरा कॉन्ट्रास्ट, अपन बोलते हैं ना इसका कॉन्ट्रास्ट सही नहीं है, मतलब ब्राइटनेस बिटवीन 2 थिंग्स। ठीक है, कोई भी तो अलग अलग रीज़न के बीच में जो ब्राइटनेस है वो कैसी क्या मेज़र है, हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो भी एक फीचर है हमारे माइक्रोस्कोप का। और उसकी मैग्नीफिकेशन मतलब उसकी जूमिंग पावर। ठीक है, धीरे धीरे उस माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन में, माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन में और माइक्रोस्कोप के कॉन्ट्रास्ट में, इन तीनों फीचर्स में धीरे धीरे करके बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट होता गया, और माइक्रोस्कोप एक पावरफुल टूल बनता गया टू स्टडी द थिंग्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज दी हुई है ना, एक लीफ है। ठीक है, कोलोकेशिया। इस लीफ के बारे में, इस लीफ का जब हमने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया तो आराम से इसका लोअर सरफेस आपको ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से चीज़ें मैग्नीफाई हो रही हैं। 2 अलग अलग स्टोमेटल वॉल्स के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आराम से, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब सेल होता कैसे है, क्या किससे बना है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या हैं, हम सब पढ़ने वाले हैं। तो सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये सीरीज चलती है ना, और कलेक्टिवली वो लोग एक ही काम करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं नोज, नेसल कैविटी, ये सब हैं। इनमें कुछ टिश्यूज से बने हैं। ठीक है, इनकी टिश्यूज जो है वो कुछ सेल से बने हैं। तो फंक्शनल यूनिट सेल है, लेकिन ये साथ मिलके काम करते हैं और एक ही फंक्शन को, जैसे रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर द सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स, यूनिट्स मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जैसे वो काम कर सके। ठीक है, दे मस्ट बी able to interact with one another and also their surrounding। मतलब जैसे हमने देखा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ना,
तो एक साथ मिल के काम करने के लिए उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं और मुझे क्या फंक्शन करना है। तो उनका जो इंटरेक्शन है वो सेल की बाउंड्री में होता है, और ये जो सेल की बाउंड्री है ये बताती है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर मूव करेंगी बाहर से, और सेल के अंदर से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव करेगी। सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को सेल बाउंड्री से ही टू देयर एनवायरनमेंट, और ये सेल बाउंड्री क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोला जाता है उसको ऐसा? Stay connected to know why cell membrane is selectively permeable membrane. Do subscribe and keep watching.